अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट के मुताल्लिक़ आज से हमारे क्लासेस शुरू होने वाले हैं। मैं ऑफ़लाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मेरे दिल में ये बात आई कि जो चीज़ मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता हूं यही चीज़ मैं ऑनलाइन भी कर देता हूं, ताकि जितने भी हमारे मुसलमान हैं जिनको हलाल तरीक़े से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है और हकीकत में वो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए सहूलत पैदा हो जाए। तो आज से ये हमारी बेसिक की क्लासेस शुरू होने वाली है। और इसके अंदर अगर कोई एक नया बंदा है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, स्टॉक किसको कहते हैं, शेयर किसको कहते हैं, शेयर मार्केट क्या है, कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के शेयर क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई नया बंदा है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह उसके कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेंगे और स्टॉक मार्केट की जितनी भी बेसिक की चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें उसको क्लियर नज़र आएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू में 3 चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। दूसरी चीज़ ये जानेंगे कि शेयर किसको कहते हैं और तीसरी चीज़ ये जानने वाले हैं कि कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के शेयर कैसे निकालता है, क्यों निकालता है और हमारे पैसे उनके पास कैसे जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट के बारे में आपको इतनी बात याद रखनी है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनियों के शेयर ख़रीदे और बेचे जाते हैं। ये चीज़ ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग कहीं पर सब्ज़ी मंडी में जाते हैं और वहाँ जाकर के सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं, तो ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट के अंदर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जिस तरह सब्ज़ी को ख़रीदने के लिए आप कहीं पर ऑफ़लाइन की दुनिया पर जाते हो बाज़ार वगैरह में और वहाँ जाकर के आप सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हो, तो शेयर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट ये ऑनलाइन पर खुलते हैं, जैसे ऐप वगैरह होते हैं, आपने नाम सुना होगा एंजल वन, ज़ीरोधा, एप स्टॉक्स वगैरह। तो इनके अंदर सरकार की तरफ से टाइमिंग के एतबार से शेयर मार्केट खुलते हैं और फिर हम इनमें कंपनियों के शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम हो गई होगी कि शेयर मार्केट क्या है। तो खुलासा तौर पर शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनियों के शेयर को ख़रीदा और बेचा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कि शेयर किस चीज़ को कहते हैं। तो शेयर किसको कहते हैं इसके बारे में आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि शेयर किसी भी चीज़ के हिस्से और टुकड़े को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये कलम है, इस कलम के अगर मैं 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा या 10 हिस्सा कर दूं, जितनी भी हिस्सा मैं इस कलम का कर दूंगा उनमें से हर एक हिस्से को शेयर कहा जाएगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही चीज़ होती है, यानी जो कंपनी होती है वो कंपनी के मालिक अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है और उनमें से हर एक हिस्से को शेयर कहा जाता है। अब कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कैसे करता है और फिर उसको तकसीम करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको थोड़ा सा एक मिसाल से समझने की ज़रूरत है। इसको कुछ इस तरीके से समझे। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी का मालिक है, मिसाल के तौर पर एक कोई साबुन की कंपनी है और वो साबुन की कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत अच्छा तरीके से साबुन बेच रही है और वो 50 करोड़ की कंपनी है। अब वो कंपनी का मालिक ये सोचता है कि मुझे इस कंपनी को बढ़ाना चाहिए और अलग अलग शहरों में फैला देना चाहिए। तो आपको पता है कि कोई भी एक कंपनी होती है तो उस कंपनी को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एक चीज़ से हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ के ज़रिए से कंपनी बन जाएगी। तो जब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए उतने सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी को फैलाने के लिए 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो अब वो 20 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर के आएगा। तो अब ऐसे लोगों के पास आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि कंपनी का मालिक बैंक से 20 करोड़ रुपए लोन ले। दूसरा रास्ता ये होता है कि कंपनी का मालिक बैंक से तो लोन ना ले, लेकिन
अपनी कंपनी के अंदर दूसरे को मालिक बना दे और उसके बदले में वो पैसा ले। अब दोनों के अंदर फ़ायदा और नुकसान क्या है? पहली वाली जो सूरत है, अगर कंपनी के मालिक बैंक से पैसा लेता है तो उसमें ख़राबी दो तरीके से आएगी। एक ख़राबी तो यह आएगी कि कंपनी को उसके अंदर से बैंक को सूद देना पड़ेगा और वक्त वक्त पर उनका पैसे भी देना पड़ेगा, तो इसके अंदर ये ख़राबी आएगी। वहीं पर अगर कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के अंदर दूसरों को हिस्सेदारी दे देता है तो उसके अंदर ना उसको वक्त पर सूद देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना पैसा लौटाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो मालिक होते हैं वो पैसा बैंक से ना लेकर के लोगों से पैसा लेते हैं। अब इसके अंदर लोगों का पैसा कंपनी के पास कैसे जाता है? तो पैसा कुछ इस तरीके से जाता है कि मिसाल के तौर पर जब कंपनी के मालिक को 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो अब वो अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने और बांटने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी को हकीकत में काट दिया जाता हो या फिर तोड़ दिया जाता हो, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में करने का मतलब ये है कि कंपनी को कागज़ात और नंबर के एतबार से छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और उनमें से हर एक हिस्से को शेयर कहा जाता है। और ये तकसीम खुद कंपनी का मालिक नहीं करते, बल्कि ये बीएससी या एनएससी में जाते हैं और वहाँ जाकर के अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। वहाँ हज़ारों कंपनियाँ रजिस्टर होकर के रहती है, तो जैसे वो अपनी कंपनी को वहाँ रजिस्टर करा देते हैं वहीं से कह देते हैं कि कंपनी ने अपने कंपनियों के शेयर निकाल दिए। अब जब कोई भी इंसान किसी कंपनी के अंदर मालिक बनना चाहता है, उसके शेयर को ख़रीदना चाहता है, तो कंपनी आईपीओ लेकर के आती है। जब कोई बंदा उस आईपीओ को ख़रीदते हैं तो जैसे ही कोई आईपीओ ख़रीदते हैं तो हमारा पैसा उनके पास चला जाता है और हम उस कंपनी के अंदर मालिक बन जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर ये बात कही जाए कि हमने किसी कंपनी के शेयर को ख़रीद लिए तो इसका मतलब ये होता है कि हम कंपनी के अंदर एक छोटे से हिस्से का मालिक बन गए। किसी शेयर को ख़रीदने का मतलब ही यही है कि हमने पैसों के बदले में किसी कंपनी के एक छोटे से हिस्से को ख़रीद लिया और हम उसके अंदर मालिक बन गए। अब इसके अंदर फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? अगर कंपनी फ्यूचर में चल करके ग्रो करती है, मिसाल के तौर पर 100 करोड़ की कंपनी थी वो 200 करोड़ रुपए बन गई या फिर 300 करोड़ रुपए बन गई, जितनी भी कंपनी पैसों की बनेगी तो वो जो हमने शेयर ख़रीद के रखे हैं, जिनके हम मालिक बने हैं, उनके भी पैसे उस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता कंपनी घाटे में जाती है तो उसके अंदर हम घाटे में चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से कंपनी का मालिक अपने कंपनी के शेयर निकालते हैं और हमारे पैसे उनके पास जाते हैं और हम उनके अंदर हिस्सेदारी लेते हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर निकालने का मतलब ये है कि हम जब किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं तो उस कंपनी के अंदर एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाते हैं। यही है शेयर को ख़रीदने का मतलब। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि कंपनी कितनी तरह की होती है। कंपनी कितनी तरह की होती है, इन चीज़ों को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंपनियों के बारे में यानी जितने भी हम स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं उन सारे में कंपनियां ही होती है, उनके ही शेयर होते हैं। तो आपको ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि कंपनियां कितनी तरह की होती है। तो कंपनी कितनी तरह की होती है, चाहे ऑनलाइन की दुनिया हो या ऑफलाइन की दुनिया हो, ये टोटल 3 तरह की कंपनियां होती है। सबसे पहली 1 पर्सन कंपनी होती है। 1 पर्सन कंपनी के अंदर 1 से लेकर के 6 मालिक, 1 पर्सन कंपनी के अंदर सिर्फ 1 मालिक होता है। दूसरी कंपनी वो होती है जिसके अंदर 1 से लेकर के 6 मालिक होते हैं। ये दोनों के दोनों कंपनियां प्राइवेट कंपनी होती है। अब प्राइवेट कंपनी होने का मतलब ये है कि इनके शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होकर के नहीं रहते, जिसकी वजह से हम इन कंपनियों के शेयर को ना ख़रीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। ये खुद ही पूरी कंपनी का मालिक होते हैं, ये अपनी कंपनी के शेयर वगैरह निकाल करके नहीं रखते, जिसकी वजह से हम इनके शेयर को ना ख़रीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। तीसरी कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 6 मालिक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मालिक हो सकते हैं, ज़्यादा की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये जो तीसरी वाली कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, ये पहले प्राइवेट कंपनी होकर के रहती है और ये पब्लिक कंपनी को जब ये प्राइवेट कंपनी को जब पब्लिक कंपनी में आनी होती है
तो ये अपनी शेयर वगैरह निकाल करके लाते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर आकर के लिस्ट होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से ये लिस्ट होते हैं तो उससे पहले पहले IPO लेकर के आते हैं। अब IPO का क्या मतलब है? IPO का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी किसी भी कंपनी के अंदर पहली मर्तबा पब्लिक का हिस्सेदारी के लिए ऑफ़र करना, ये होता है IPO का मतलब। तो IPO कंपनी लेकर के आती है, इसके IPO को लोग ख़रीदते हैं, इसके बदले में लोगों का पैसा कंपनी के मालिक के पास जाता है और कंपनी के अंदर हमें हिस्सेदारी मिल जाती है। तो यही वो तीसरी कंपनी होती है जिसके अंदर लोग शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। बाकी जो 2 कंपनियां हैं तो जिसके अंदर एक मालिक होते हैं या फिर जो 1 से लेकर के 6 मालिक होते हैं, उनके शेयर को ना हम खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि एक कंपनी के अंदर कितने तरह के लोग शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं, यानी एक कंपनी के अंदर कितने तरह के लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं आमतौर पर हर कंपनी के अंदर 4 तरीके के लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और शेयर को ख़रीदते बेचते हैं। सबसे पहले लोग प्रोमोटर है। प्रोमोटर किनको कहते हैं? प्रोमोटर उनको कहा जाता है जो खुद कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई साबुन की कंपनी बनाई तो आप जो साबुन की कंपनी के अंदर काम करने वाले हैं या जो आपके साथ वर्कर वगैरह है, वो जितने लोग हैं वो सारे के सारे को प्रोमोटर कहा जाएगा। तो सबसे पहले पैसे लगाने वाले कंपनियों के अंदर वो खुद प्रोमोटर होते हैं। अब प्रोमोटर कितने % होना चाहिए जो एक कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, इन चीज़ों को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पे प्रोमोटर होते हैं जो अपनी कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं। दूसरे नंबर पे FII होते हैं। FII इनका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII ये इंडिया के नहीं बल्कि इंडिया से जो बाहर के लोग होते हैं वो पैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर लगाने वाले लोग होते हैं। यानी जो बाहर के देश है जैसे कनाडा है, जापान है, अमेरिका है, जितने भी बाहर के देश है इंडिया को छोड़ करके, उन सबको FII कहा जाएगा। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। वो जिस स्टॉक के अंदर पैसे लगाते हैं वही स्टॉक हाई जाना शुरू हो जाता है। तो जो बाहर के लोग होते हैं उनको FII कहते हैं। वो बाहर रह कर के ही इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको FII कहते हैं। तीसरे नंबर पे DII होते हैं। DII का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन लोग होते हैं? ये इंडिया के ही खुद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं। इनके पास भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए इनके पास होते हैं और ये लोग भी जिस भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं वही स्टॉक वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे पब्लिक है। पब्लिक किनको कहते हैं? पब्लिक जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, जैसे छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं जिनको रिटेल ट्रेडर भी कहते हैं। इनके पास लाख 2 लाख रुपए या फिर 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपए होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो इनको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर या फिर पब्लिक। तो ये कुल 4 तरीके के लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और पैसे लगाते हैं। पहले नंबर पे प्रोमोटर है। प्रोमोटर किनको कहेंगे? जो खुद कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। दूसरे नंबर पे FII है। FII उनको कहा जाएगा जो बाहर के लोग हैं और वहाँ से रह कर के वो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं। तीसरे नंबर पे DII है। DII जो इंडिया के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जो इसके अंदर पैसे लगाते हैं, उनको DII कहते हैं। चौथे नंबर पे पब्लिक है। पब्लिक जिनको रिटेल ट्रेडर कहते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो ये कुल 4 तरीके के लोग ऐसे हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ आती है चौथे नंबर पे कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट पर आकर के काम करना चाहता है तो काम करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की उसको ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए से वो शेयर को ख़रीद और बेच सकता है। तो इसके लिए 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख रखी है। सबसे पहले तो कोई भी बंदा जब आएगा तो उसको ब्रोकर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ब्रोकर ऐप कितनी तरह के होते हैं? ब्रोकर ऐप पहले तो कहते किसको, इसको समझने की ज़रूरत है। ब्रोकर ऐप उस ऐप को कहा जाता है जिसके अंदर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। यानी ब्रोकर ऐप, इसके अंदर हर तरह की कंपनियां
लगभग रजिस्टर होकर के रहती है और इसके अंदर हमें शेयर को ख़रीदने और बेचने की इजाज़त होती है और ये शेयर को ख़रीदने और बेचने के लिए हमसे कुछ चार्ज लेते हैं, तो इनको ब्रोकर ऐप कहा जाता है। जैसे एंजल वन, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह हो गया, ये जितने भी ऐप है इनको ब्रोकर ऐप कहा जाता है। तो सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रोकर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रोकर ऐप के अंदर ये बात याद रखने की है कि ब्रोकर ऐप दो तरीके के होते हैं। एक ब्रोकर ऐप वो होते हैं जिनको कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और एक कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर ऐप क्या होता है? फुल सर्विस ब्रोकर ऐप उसके अंदर होता यह है कि अगर आप उसके अंदर अकाउंट खोलते हैं तो खोलने के बाद शेयर को कहाँ ख़रीदना है, कहाँ बेचना है, कितने में ख़रीदना है और कितने में बेचना है, ये सारी चीज़ें ब्रोकर ऐप के द्वारा ही बताई जाती है, जिसकी वजह से लोग उनके दिए हुए टारगेट के ऊपर ख़रीदते और बेचते हैं। अब डिस्काउंट ब्रोकर किसको कहते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर उन ब्रोकर ऐप को कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ शेयर को ख़रीदने और बेचने के लिए ऐप को इस्तेमाल करने दिया जाता है। उसके अंदर उनकी तरफ से ख़रीदने बेचने के बारे में किसी चीज़ के बारे में भी गाइड नहीं की जाती। अब हमें इसके अंदर किस तरीके के ब्रोकर ऐप में जाना चाहिए, तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए कि हमें हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के अंदर ही ट्रेड लेना चाहिए, उसके अंदर ही ख़रीदना और बेचना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के अंदर शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से मालूम होगी कि हम शेयर को क्यों ख़रीद रहे हैं, कहाँ ख़रीद रहे हैं और कहाँ पर हमें बेचना है। और ये सारी चीज़ें आपको पहले सीखनी पड़ेगी और सीखने के बाद ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर ऐप के पास जाएंगे तो उसके अंदर होता यह अक्सर कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अक्सर हमें तो ये बताते नहीं अच्छी तरीके से, कोई शेयर हाई लगाता है तो क्यों लगाता है और डाउन जाता है तो क्यों डाउन जाता है। तो उसके अंदर अक्सर गलत काम भी होते हैं कि वो लोग खुद प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जिनको उनकी तरफ से बताया जाता है उनको उस शेयर के अंदर माल को ख़रीदा करके लॉस में डाल दिया जाता है। तो आपको हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के अंदर ही अपने अकाउंट ओपन करना चाहिए और इसके अंदर ही शेयर को ख़रीदना और बेचना चाहिए। फुल सर्विस ब्रोकर ऐप के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रोकर के बारे में आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रोकर ये कितने तरह के होते हैं और हमें किस तरह के ब्रोकर ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि ब्रोकर ऐप इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड मोबाइल लिंक। आधार कार्ड के बारे में तो हर एक को मालूम है, जो आधार कार्ड जिनसे अकाउंट वगैरह लिंक होते हैं तो ये आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर भी लिंक होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं होगा तो आपके OTP वगैरह जो इसके अंदर आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी शेयर को ख़रीदोगे और बेचोगे तो आपके OTP आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जब अकाउंट खोलोगे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो उसके लिए भी इसके अंदर OTP की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके आधार नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे OTP जाएगा। तो ये आधार कार्ड दूसरे नंबर पे होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे पैन कार्ड है। पैन कार्ड ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर तो स्टॉक मार्केट का अकाउंट आप खोल ही नहीं सकते। तो ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे ये अकाउंट है, यानी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जिसके अंदर हम पैसे वगैरह रखते हैं, किसी भी प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, कोई से भी बैंक आपका हो सकता है, तो बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी है। उसके बाद 5वें नंबर पे डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट इसके अंदर होता क्या है, इसको आपको अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी ब्रोकर ऐप के अंदर आप ये अकाउंट खोलेंगे तो उसके अंदर ही डीमैट अकाउंट खुद ही बन जाते हैं, अलग से इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी अगर कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहता है तो काम करने के लिए उसको सबसे पहले अकाउंट खोलना ज़रूरी है। और एक अकाउंट खोलने के लिए आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट को खोलने के लिए ये कम से कम 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद अकाउंट खुलते हैं, उसके अलावा अकाउंट नहीं खुलते। इसमें भी एक चीज़ बहुत ही अहम और ज़रूरी है जो समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम की है तो चाहे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो फिर भी आपके अकाउंट नहीं खुलेंगे,
क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है कि कोई बंदा अगर 18 साल से कम उसकी उम्र है तो वो स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोल सके। तो आपको ये बात पहले से ध्यान में रखनी है कि आपकी उम्र 18 साल से यानी आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके अकाउंट खोल सकते हैं, वरना नहीं खुल सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट के अंदर हलाल और हराम एतबार से पैसे कितने तरीक़े से कमाए जाते हैं। यानी कोई भी बंदा जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है या फिर काम करना चाहता है तो कितने तरीक़े ऐसे हैं जिनके तरीक़े से, जिन चीज़ों से पैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कमाए जाते हैं। तो असल में देखा जाए इसके अंदर तो 4 तरीक़े ऐसे हैं जिसके अंदर शेयर मार्केट में पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन ये चारों तरीक़े हमारे लिए हलाल और जायज़ नहीं हैं। इनमें से क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने के खातिर हमें सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हमारी कमाई और हमारी आमदनी जहाँ से भी होती हो वो हलाल होनी चाहिए, हराम के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि हराम के पैसे चाहे करोड़ों क्यों ना हो, जब वो चीज़ हलाल ही नहीं है हमारे लिए तो फिर हमें उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को ख़रीदने और बेचने के कुल 4 तरीक़े होते हैं। पहला तरीक़ा तो वो होता है जिसको इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता यह है कि मार्केट ओपन होने के बाद एक ही दिन के अंदर शेयर को ख़रीदा और बेचा जाता है, और इसके अंदर शेयर को ख़रीदने से पहले ये शर्त लगा दी जाती है कि आज आपको शेयर को ख़रीद करके आज ही बेच देना है। अगर आप शेयर को नहीं बेचते हैं तो मार्केट शाम को बंद होने से पहले पहले ही हम आपके शेयर को बेच देंगे। तो इंट्राडे के अंदर ये शर्त लगा दी जाती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी हलाल नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लामी कायदे के मुताबिक एक चीज़ ये है कि अगर किसी चीज़ के ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर किसी तरीक़े की शर्त लगा दी जाए तो वो चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं होती है। और इसके अंदर चूँकि शर्त लगा दी जाती है कि हम इस चीज़ को नहीं रख सकते, बल्कि मार्केट बंद होने से पहले पहले शाम को 3:30 बजे से पहले पहले ये शेयर को बेचना ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं बेचते तो आपका ब्रोकर वो इस शेयर को बेच देगा। तो इसलिए ये चीज़ जो इंट्राडे है ये हमारे लिए हलाल नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता यह है कि आने वाली तारीख़ में मुतय्यन करके उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदा और बेचा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को पहले से ख़रीद लिया जाता है, उसके बाद फिर बाद में उसके हवाले करके बेचा जाता है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले से एक चीज़ का सौदा हो जाता है जो चीज़ मार्केट में आई ही नहीं होती है। और हमारे शरीयत में ये भी एक उसूल है और क़ायदा है कि जो चीज़ मार्केट के अंदर अभी मौजूद ही नहीं है उस चीज़ को ख़रीदना और बेचना हमारे लिए हलाल नहीं है। तो इसीलिए फ्यूचर ऑप्शन ये भी हमारे लिए हलाल नहीं होंगे। उसके बाद ये 2 चीज़ें तो ऐसी हो गई जो हराम है, हमारे लिए हलाल नहीं है, इसके अंदर ख़रीदो फ़रोख्त हम नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता यह है कि हम शेयर को ख़रीदते हैं, उसके आप शेयर को ख़रीदने के बाद इसके अंदर किसी तरह की कोई शर्त नहीं होती है। हम चाहे तो शेयर को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 2 साल, 10 साल, कितने दिन भी रख सकते हैं और रख करके बेच सकते हैं। हमारा ब्रोकर ऐप इसके अंदर हमें किसी भी तरीक़े का कोई भी शर्त नहीं लगाता। इसको बोलते हैं डिलीवरी। चाहे तो हम आज ख़रीद करके आज बेच सकते हैं, कल बेच सकते हैं, परसों बेच सकते हैं, जितनी मर्ज़ी उतनी दिन तक रख करके बेच सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ होती है BTST। BTST ये भी हमारे लिए हलाल है। BTST का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। यानी इसका मतलब ये है कि आज बाय करो और कल बेच दो। इसके अंदर असल में होता यह है कि जब हमें किसी दिन पता चलता है किसी न्यूज़ की वजह से या फिर कि कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह बनते हैं जो कि आपको आगे सिखाया जाएगा, इनके बेस पे जब हमें किसी स्टॉक के बारे में ये पता चलता है कि ये शेयर कल हाई जाने वाला है या इसका रेट कल बढ़ने वाला है, तो हम उस शेयर को एक दिन पहले ही ख़रीद लेते हैं और अगले दिन उस शेयर को बेच देते हैं। तो इसी को कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये चीज़ भी हमारे लिए हलाल है, यानी इसके अंदर ख़रीदा जाता है आज और कल बेचा जाता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको भी डिलीवरी में रख करके ही ख़रीदना पड़ेगा। अब इसके अंदर होता यह है कि आज हमने शेयर को ख़रीद लिया, अब हमें कल बेचना है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि हमारा वो शेयर जिसको हमने कल के लिए ख़रीदा था और वो प्रॉफिट बना करके नहीं दिया, तो ब्रोकर हमारा ये शर्त नहीं लगाता कि कल उसको बेचना पड़ेगा, बल्कि अगर हमारा कल प्रॉफिट होता है तो हम उसको बेच सकते हैं, वरना अगर कल भी प्रॉफिट नहीं होता है तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन
हम आगे और अगर रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, या फिर अगर हमने आज शेयर को BTST के लिए ख़रीदा था यानी कल बेचने के लिए और आज ही वो शेयर हमारा प्रॉफिट बना करके दे दिया तो हम उसी शेयर को आज ही बेच करके निकल सकते हैं। तो ये कुल 4 तरीक़े हो गए जिसके ज़रिए से शेयर मार्केट के अंदर लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। इनमें से 2 तरीक़े हराम हैं और 2 तरीक़े हलाल है। पहला क्या है, इंट्राडे है, और दूसरा फ्यूचर ऑप्शन है। ये दोनों हराम है। और 2 डिलीवरी और BTST, ये 2 चीज़ हमारे लिए जायज़ है। ये जायज़ और नाजायज़ के जितने भी मैंने तरीक़े बताए, इनके अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करने से पहले ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी स्टॉक के अंदर हम शेयर को ख़रीद रहे और बेच रहे हैं वो स्टॉक भी हमारे लिए हलाल होना चाहिए। यानी कोई भी शेयर को हम ख़रीदेंगे, अगर हम उस शेयर को डिलीवरी के अंदर या BTST के अंदर ख़रीद लिए और वो कंपनी हलाल नहीं है तो उसके अंदर हमारे शेयर को ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं है। ये ख़रीदने और बेचने के तरीक़े हम उस वक्त देखेंगे जबकि हम किसी कंपनी को अच्छे तरीके से देख लेंगे कि वो कंपनी हलाल है या हराम है। अब किसी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है कि वो कंपनी हलाल है या हराम है, चलिए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। किसी की कंपनी के अंदर अगर आपको शेयर को ख़रीदना या बेचना है तो उस कंपनी के बारे में सबसे पहले ये तहक़ीक़ होना ज़रूरी है कि वो कंपनी हलाल है या फिर नहीं है। अभी मैंने जितने भी तरीक़े आपको बताए ख़रीदने और बेचने के, ये तरीक़े आपको बाद में काम आएंगे, ये उस वक्त काम आएंगे जबकि कंपनी ख़ुद हलाल हो। अगर कंपनी ही हलाल नहीं है बल्कि कंपनी ही हराम है तो फिर अगर हम जायज़ के मुताबिक ख़रीद भी लेते हैं तो भी हमारे लिए वो शेयर जायज़ नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कंपनी हकीकत में मौजूद हो, यानी जिस कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी हकीकत में मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी के पास पैसा ही पैसा है और हकीकत में ऑफ़लाइन की दुनिया पर वो कंपनी कहीं भी नहीं है, उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसका हेड ऑफिस नहीं है, उसका ब्रांच नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसे कोई कंपनी है तो इसके अंदर हम शेयर ख़रीद बेच नहीं सकते। आप जिस भी शेयर को ख़रीदोगे बेचोगे उसके बारे में आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं और उसके हेड ऑफिस के बारे में लिख सकते हैं, वो उसकी पूरी डिटेल जितने भी होगी वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएगी। तो जिस भी कंपनी के अंदर शेयर को ख़रीदना या बेचना है सबसे पहली शर्त उसके लिए यह है कि वो कंपनी हकीकत में मौजूद हो, यानी ऑनलाइन की दुनिया के साथ साथ ऑफ़लाइन की दुनिया के ऊपर भी वो कंपनी मौजूद हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि वो कंपनी कोई हराम चीज़ का कारोबार ना करती हो, यानी कंपनी सूद वगैरह या फिर कंपनी शराब वगैरह का कारोबार ना करती हो, या फिर जो भांग है, नशा आवर चीज़ है, इस तरह की चीज़ें कंपनी ना बनाती हो। अगर कंपनी इस तरह के हराम चीज़ों का कारोबार करती है तो उस तरह की कंपनियों के अंदर भी हमारे लिए पैसे लगाना, उनके शेयर को ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे यह है कि कंपनी सूदी लेन देन का कारोबार ना करती हो, यानी वो कंपनी ऐसी हो अगर सिर्फ सूद पर ही चल रही है पूरी कंपनी तो उसके अंदर भी हमारे लिए शेयर को ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं है। कोई सामान वगैरह बनाती हो, इस तरह की कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़ है कि वो कंपनी बीमा या इंश्योरेंस वाली कंपनी ना हो। बीमा इंश्योरेंस के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, तो कंपनी इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए जो बीमा या इंश्योरेंस वाली कंपनी है, तो वो कंपनी के अंदर भी हमारे लिए पैसे लगाना जायज़ नहीं है। पाँचवीं चीज़ और शर्त यह है कि किसी भी शेयर को ख़रीदते ही वो शेयर हमारे ब्रोकर के कब्ज़े में आ जाना चाहिए। अभी मैंने जितने भी आपको ऐप बताया, ब्रोकर ऐप, एंजल वन, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह, तो ये ऐप ऐसे हैं कि आम तौर पर जैसे हम शेयर को ख़रीदते हैं तो ख़रीदते ही वो शेयर हमारे ब्रोकर के कब्ज़े में आ जाता है, तो इसके लिए आपको घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद छठी चीज़ ये है कि शेयर ख़रीदते टाइम किसी भी तरीके का कोई शर्त नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अभी जिस तरीके से मैंने बताया कि इंट्राडे के अंदर ये शर्त लगा दी जाती है कि आज शेयर को ख़रीद करके आज ही आपको बेचना ज़रूरी है, तो इसके अंदर अगर किसी तरह की शर्त लगा दी जाती है तो वो शेयर हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। और इंट्राडे के बारे में मैंने अभी बता दिया कि वो चीज़ हमारे लिए उसके अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है ही नहीं। उसके बाद सातवीं चीज़ क्या है कि शेयर किसी तारीख़ पर ना ख़रीदा जाए। जिस तरीके से मैंने बताया कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर यही चीज़ होती है कि इसके अंदर तारीख़ को मुतय्यन करके उसके अंदर ख़रीद लिया जाता है, तो ये चीज़ मैंने बता दी पहले ही कि ये चीज़ भी हमारे लिए जायज़ नहीं है और इसके अंदर हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है। उसके बाद आठवीं चीज़ यह है कि कंपनी ने 30-33% से ज़्यादा कर्ज़ सूद के ऊपर ना ले रखा हो। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब किसी कंपनी के मालिक को
अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी के मालिक के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि वो बैंक से ले, दूसरा यह होता है कि वो पब्लिक से पैसा ले और पब्लिक को अपनी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे दे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी के मालिक ऐसे होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं सूद के ऊपर। तो जो कंपनी का मालिक बैंक से पैसा ले, वो पैसा 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे शरीयत और उसूल के अंदर है। अगर कंपनी के मालिक ने 33% से ज़्यादा उसके अंदर कर्ज ले रखा है तो उस कंपनी के अंदर हमारे लिए शेयर को ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं होगा। तो ये कुल चीज़ें थी जिसके अंदर हमें देखनी पड़ती है कि वो कंपनी के अंदर ये चीज़ें है या नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों के मुताबिक वो कंपनी उतर कर आती है तब हम उस कंपनी के अंदर शेयर को ख़रीद सकते हैं, वरना अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ चढ़ के पाई जाती है तो फिर उसके अंदर हमारे लिए शेयर को ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता जाऊँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, और इनके मुतालिक जितने भी फतवा होंगे और मसाइल होंगे खुद हमारे बड़े बड़े मदरसों के, बड़े बड़े उलमा के, इंशाल्लाह वो सारे मसाइल और सारे फतवे आपको इंशाल्लाह मैं देने की और उनके साथ दलीलों के साथ और हवाले के साथ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद आगे 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर कितना हो गया मालूम नहीं मुझे, आप खुद गिन लेना। तो 7वें नंबर पे आता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर किसको कहते हैं। इन्वेस्टर किसको कहते हैं? इन्वेस्टर उसको कहा जाएगा जो लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर लगाए। लॉन्ग टाइम का मतलब यह है कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए पैसा लगाए। इसके अंदर असल में होता यह है, जो लोग लॉन्ग टाइम में पैसा लगाते हैं इसके अंदर प्रॉफिट लॉन्ग टाइम के एतबार से होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने पैसा आज ही लगा दिया और कल उसके अंदर प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर इंतज़ार करना पड़ता है बहुत, और जितना इंतज़ार करते हैं लोग उतने तरीक़े के पैसे भी इसके अंदर बनाते हैं। विप्रो नाम का एक शेयर है जिसको आपने सुन रखा होगा, जो IT सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, ये कंपनी है। इसके अंदर अगर किसी ने 1976 के आसपास अगर किसी ने अगर 1000 रुपये डाल दिए होते तो अभी के टाइम पे इसके 1000 रुपये 600 या 700 करोड़ रुपए हो जाते। तो ये इन्वेस्ट का तरीका है। इन्वेस्ट जब आप एक मरतबा कर देते हैं तो इसके अंदर आपको इतना सब्र भी करना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर चाहे किस तरह भी कितनी भी बुरी न्यूज़ क्यों ना हो जाए, इसके अंदर आपको शेयर की तरफ नज़र उठा करके भी नहीं देखना है। वहीं पर दूसरा तरीक़ा ट्रेडिंग की होती है। ट्रेडिंग किसको कहते हैं? ट्रेडर उसको कहा जाता है जो कम पैसों में थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमाए। कम वक्त का मतलब यह है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई शेयर को ख़रीदता और बेचता है या फिर 2 महीने 4 महीने के अंदर, तो उसको ट्रेडर कहा जाता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर के दरमियान फ़र्क यही है कि ट्रेडिंग के अंदर हम थोड़े पैसों में थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और इन्वेस्टिंग के अंदर लंबे वक्त में ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो इन्वेस्टिंग उसको कहा जाएगा जो लंबे वक्त के लिए हो, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, और ट्रेडर उसको कहा जाएगा जो लंबा वक्त के लिए ना हो बल्कि थोड़े वक्त के लिए हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इतने दिनों के लिए या फिर 1 दिन 2 दिनों के लिए हो, उनको ट्रेडर कहा जाता है। उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं कि मार्केट कुल कितने तरीक़े के होते हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि मार्केट वैसे तो बहुत सारे तरीक़े के होते हैं, जैसे क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बहुत सारे तरीक़े के मार्केट है। लेकिन हर तरीक़े के मार्केट के अंदर हमारे लिए हमारे लिए उसके अंदर ट्रेडिंग करना जायज़ नहीं है। हमारे लिए जायज़ क्या? हमारे जायज़ यही है कि हम स्टॉक के अंदर पैसे को लगाएं और पैसे को लगाने के साथ साथ इनकी जो शराइत है कंपनी के हलाल और हराम होने के एतबार से और ख़रीदने और बेचने के एतबार से, ये तमाम शर्तों को देख करके अगर हम इंडिया के स्टॉक मार्केट की कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, इनके शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं तो जायज़ होंगे, वरना दूसरे ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है या फिर क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, उसके अंदर हमारे लिए ट्रेडिंग करना जायज़ नहीं है। उसके बाद एक चीज़ इसके अंदर ये भी बता दूं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है। यानी जब हम किसी शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं तो इनके ख़रीदने और बेचने के वक्त क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, ये कब खुलते हैं। तो इनके लिए टाइम ये है कि सुबह को जो असल मार्केट का टाइम है, प्री ओपनिंग सेशन वगैरह होते हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन असल जो मार्केट का टाइम है वो ये है कि सुबह को मार्केट 9:15 से खुलते हैं और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाते हैं।
तो ये मार्केट का असल टाइमिंग है। इनके अलावा बहुत सारे प्री ओपनिंग सेशन होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अलग तरीके एक तरीके यही है जिसके अंदर लोग अक्सर शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। तो मार्केट का टाइमिंग 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होता है। अब इसके अंदर छुट्टियां कब रहती है, तो इसके बारे में भी जान लेना चाहिए कि इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे को, यानी शनिचर और इतवार को मार्केट बंद रहते हैं। इसके अलावा जो 5 दिन होते हैं इनके अंदर मार्केट खुले रहते हैं। इसके अंदर हम शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं, और वो भी टाइमिंग के एतबार से। टाइम मैंने बता दिया कि मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलते हैं और 3:30 बजे बंद होते हैं। इसके अलावा जितने भी त्यौहार होते हैं तो त्यौहार के मौके पर भी इंडिया का स्टॉक मार्केट बंद रहता है। अब वो त्यौहार चाहे मुसलमान का हो या गैर मुसलमान का हो, किसी के भी त्यौहार हो, उन सारे त्यौहारों के अंदर, जैसे हमारे लिए अगर ईद बकरीद होती है या फिर हिंदू के लिए पूजा वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर भी मार्केट को बंद रखा जाता है। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट हफ्ते में सिर्फ 5 ही दिन खुलते हैं और त्यौहार के मौके पर भी बंद रखे जाते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे चीज़ आती है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट को कौन चलाता है, यानी जो इसके अंदर हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इनके ऊपर किन की नज़र रहती है, इनको आखिर मैनेज कौन करता है, इनको आखिर कौन देखता है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट को, जो पूरा मार्केट है, ये असल में 3 चीज़ों पर चलती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती है, लेकिन असल मेन 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा का स्टॉक मार्केट इंडिया के चलते हैं। उनमें से सबसे पहला है सेबी, दूसरे नंबर पे है बीएसई और एनएससी, और तीसरे नंबर पे है सीडीएसएल और एनएसडीएल। इनका फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां होती है, सारी कंपनियों के ऊपर या फिर जितने भी पैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, इधर से उधर लेन देन होते हैं, उन सब चीज़ों पर सेबी के नज़र रहते हैं। जितनी भी कंपनी होती है, हर कंपनी को सेबी को जाकर के रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। उसकी जांच होती है कि कंपनी के अंदर कमाई कितनी हो रही है, उसके सेल कैसे हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई चीज़ फ्रॉड की जा रही है। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती है, सब के ऊपर सेबी की नज़र रहती है। और यहाँ तक के ब्रोकर ऐप के अंदर जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हम जिस शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं, उसके अंदर हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो सारे के ऊपर सेबी की नज़र रहती है। और इसमें किसी भी तरीके की कोई फ्रॉड नहीं होता, और इसको सरकार की तरफ से चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट आदमी है और उसके तरफ से इसको ऑपरेट किया जाता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से इसको चलाया जाता है। और इसके बदले में सरकार हमसे जीएसटी वगैरह लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं इंडिया के, वो है एनएससी और बीएसई। एनएससी बीएसई का फुल फॉर्म है, एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर होता यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां होती है, वो सारी की सारी कंपनियां इनके अंदर रजिस्टर होकर के रहती है। यानी एनएससी और बीएसई ये दोनों स्टॉक मार्केट के बाज़ार हैं, जहां पर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। जिस तरीके से कोई सब्ज़ी मंडी होती है, वहां जाकर के हम सब्ज़ी को ख़रीदते हैं, इसी तरीके से बीएसई एनएससी यहाँ शेयर स्टॉक मार्केट रजिस्टर होकर के रहती है, जहाँ पर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो दोनों के अंदर रजिस्टर होती है, और बहुत सारी कंपनियां सिर्फ एक के अंदर होती है, दोनों के अंदर रजिस्टर नहीं होती। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सीडीएसएल और एनएसडीएल। इनका फुल फॉर्म क्या है? सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, और एनएसडीएल का नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों डीमैट अकाउंट हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जितने भी हम शेयर को ख़रीदते हैं, वो सारा का सारा शेयर हमारा इसके अंदर जमा रहता है। यानी ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपके पैसे मौजूद रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारे जितने भी हम शेयर को ख़रीदते हैं, वो सारे शेयर हमारे या तो सीडीएसएल में होते हैं या फिर एनएसडीएल के अंदर होता है। और असल में इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये होता है कि जो भी हम शेयर को ख़रीदते हैं, तो ब्रोकर ऐप उन शेयर को सिर्फ हमें ख़रीदने में मदद करता है। और ब्रोकर ऐप वो ख़रीदता किससे है? वो बीएसई या एनएससी से ख़रीदता है।
और BSE और NSE से ख़रीदने के बाद फिर वो शेयर हमारा चला जाता है CDSL या NSDL के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर पूरा प्रोसेस और तरीक़ा ये होता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो स्टॉक मार्केट के अंदर पूरे स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है और चलाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा बड़ी अहम चीज़ नहीं है। मार्केट के अंदर असल ये 3 ही चीज़ है जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट चलता है और पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर इनकी नज़र रहती है। उसके बाद 10वें नंबर पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी और इंडेक्स किसको कहते हैं। तो अभी जो मैंने बताया कि BSE और NSE इन दोनों के अंदर कंपनियां रजिस्टर होकर के रहती है। अब इसके अंदर होता ही है कि जितनी भी कंपनियां होती है वो सारी की सारी कंपनियां किसी न किसी BSE या NSE के अंदर रजिस्टर होकर के रहती है। अब इसके अंदर हज़ारों कंपनियां रजिस्टर होकर के रहती है। तो अब ये रोज़ाना तो हर कंपनी का डेटा निकाल करके चेक नहीं कर सकते कि किस कंपनी के अंदर कितनी ख़रीदारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके अंदर होता ही है कि इनके अंदर जो टॉप कंपनियां होती है उन टॉप कंपनियों को ही देखा जाता है। अब BSE ये 30 टॉप कंपनियों को चेक करते हैं। उसके बाद अगर इसके अंदर ज़्यादा ख़रीदारी होती है तो इसकी वजह से मार्केट के ऊपर असर दिखता है। और NSE के अंदर 50 टॉप कंपनियों को देखा जाता है और फिर उसी के हिसाब से मार्केट ग्रीन रहेंगे या रेड, उसी के हिसाब से बताया जाता है। तो BSE अगर वो 30 कंपनियों का डेटा निकाल करके दिखाए तो उसको कहते हैं सेंसेक्स, और NSE अगर वो 50 टॉप कंपनियों का डेटा निकाल करके दिखाए तो उसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब किसी दिन मार्केट ग्रीन रहेंगे या रेड रहेंगे वो फैसला इन दोनों के ही बेस पर होंगे। अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स ग्रीन है तो उस दिन अक्सर ये समझा जाता है कि मार्केट उस दिन ग्रीन रहेंगे, और अगर ये दोनों रेड है तो अक्सर ये समझा जाता है कि मार्केट रेड रहेंगे। तो इंडेक्स किसको कहते हैं? BSE जो टॉप 30 कंपनियां निकाल कर दिखाते हैं उसको बोलते हैं सेंसेक्स, वही हो गया इंडेक्स। इसी तरीके से NSE जो टॉप 50 कंपनियों का डेटा निकाल करके दिखाते हैं उनको बोलते हैं निफ्टी 50, तो वो निफ्टी 50 हो गया इंडेक्स। तो इंडेक्स एक नंबर होते हैं जिसके अंदर टॉप कंपनियों को दिखाए जाते हैं कि वो कंपनियां रेड हैं या फिर ग्रीन हैं। उसके बाद 11 नंबर पे चीज़ आती है कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर कितना सेफ़ है। स्टॉक मार्केट के बारे में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसके अंदर फ्रॉड नहीं होते हैं। इसके अलावा भी अगर कभी ऐसा हो गया फ्यूचर में कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रोकर ने आपके पैसे फ्रॉड कर लिए या आपके पैसे किसी तरीके से धोखाधड़ी कर लिए, तो इसके ख़िलाफ़ अगर आप कानूनी एतबार से फ़ैसला लेते हैं, कानूनी एतबार से केस करते हैं, तो उस चीज़ को सेबी पूरे तरीके से चेक करती है और जांच करती है। जांच करने के बाद अगर वो चीज़ हकीकत में पकड़ी जाती है, यहाँ तक कि अगर आपका इसके अंदर 10 रुपये का भी फ्रॉड हो जाता है, तो इस 10 रुपये की वजह से अगर हकीकत में वो फ्रॉड किया गया और सेबी की नज़र में वो चीज़ आ गई, तो करोड़ों के वो ब्रोकर ऐप क्यों ना हो, सेबी फ़ौरन उसको बंद करा देते हैं। इसके अंदर इतनी ताकत होती है। उसके बाद 12वें नंबर पे चीज़ आती है कि पैसों के एतबार से कंपनियों की कुल कितनी किस्में हैं। तो पैसों के एतबार से कंपनियों की कुल 3 किस्में हैं। सबसे पहली कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी किसको कहते हैं? जिस कंपनी के पास 20,000 करोड़ से ऊपर पैसा हो, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़, 20,000 करोड़ से ऊपर हो तो उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के दरमियान का मालिक हो, यानी उनके पास इतना पैसा हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो 1,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ तक उनके पास पैसे हो। तो ये मार्केट कैप, इनको मार्केट कैप कहा जाता है, यानी किसी कंपनी के पास कितना पैसा है उन पैसों को मार्केट कैप कहा जाता है। तो मार्केट कैप के एतबार से कंपनियों की कुल 3 किस्में हैं। एक लार्ज कैप कंपनी जो 20,000 करोड़ से ऊपर की मालिक हो, एक मिड कैप कंपनी जो 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के दरमियान की मालिक हो, और तीसरा स्मॉल कैप कंपनी जो कि 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के दरमियान की मालिक हो। बड़ी कंपनियां जितनी भी होती है उसके अंदर मुनाफा थोड़ा सा कम होता है, और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर पैसे डूबने की उम्मीद भी कम होती है। यानी अगर आपने उनके शेयर को ख़रीद रखा है तो उसके पैसे नीचे जाने की या लॉस होने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर होती भी है तो थोड़ा बहुत होती है, इस वजह से उसके अंदर फ़ायदा भी कम होता है।
उसके बाद दूसरी जो कंपनी है मिड कैप कंपनी, इसके अंदर दरमियाना होता है, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। वहीं पर जो तीसरी कंपनियां होती है स्मॉल कैप कंपनी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी उम्मीद होती है। तो जितनी बड़ी कंपनी है उसके अंदर जितना ज़्यादा नुकसान कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है, और जितनी छोटी कंपनियाँ हैं जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होने की उम्मीद होती है उसके अंदर नुकसान होने की भी उम्मीद होती है। उसके बाद 13वें नंबर की चीज़ है कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या फ़र्क है, इन दोनों के अंदर क्या होता है। तो फंडामेंटल के बारे में इतनी चीज़ जान लेनी चाहिए कि फंडामेंटल के अंदर कंपनी के बारे में जाना जाता है, कंपनी क्या चीज़ बना रही है, उसके अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है, यानी कितने लोग जो उस कंपनी के अंदर खुद काम करने वाले हैं उन्होंने कितना शेयर को ख़रीद रखा है, उसके अंदर FII और DII कितने हैं, पब्लिक कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है। और साथ साथ ये भी देखी जाती है कि कंपनी के ऊपर कर्ज़ा कितना है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने कितना नुकसान कमाया, कंपनी कितना अच्छा चीज़ बना रही है, क्या चीज़ बना रही है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे पूरी तफसील से पूरी डिटेल के साथ वीडियो आने वाली है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेक करनी ज़रूर रहती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता है कि इसके अंदर चार्ट को देखा जाता है। अब इसके अंदर जैसे डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम है, इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती है। तो मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जिसके अंदर कंपनियों के बारे में जाना जाता है और टेक्निकल एनालिसिस जिसके अंदर चार्ट के बारे में जाना जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि शेयर मार्केट पे काम करने के लिए हमें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसके बारे में बता दूं कि शेयर मार्केट में वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत भी रोमन में पढ़ना सीख लेते हैं, रोमन का मतलब जो हम हिंदी में लिखते हैं, लफ्ज़ इंग्लिश का होता है लेकिन हम उसको हिंदी में लिखते हैं, इतनी भी चीज़ें अगर आपको पढ़नी आ जाती है तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश की चीज़ें बोलने की या इंग्लिश की चीज़ें समझने की इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अक्सर लोग यही समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो डर की वजह से सिर्फ सीखना ही बंद कर देते हैं। तो आपको डरने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है इंग्लिश, जिससे आप मोबाइल वगैरह भी चला लेते हैं, तो इतनी इंग्लिश भी आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि शेयर मार्केट में एक बंदा कितना पैसे कमा सकता है और इसके अंदर पैसे कितने कमाए जा सकते हैं। तो शेयर मार्केट के बारे में आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि शेयर मार्केट एक पैसे का ख़जाना है, एक पैसे का समंदर है। इसके अंदर आप पैसा कितना निकाल सकते हैं ये चीज़ डिपेंड करेगी इस चीज़ के ऊपर कि आपने शेयर मार्केट को कितना सीखा है। ये इसके अंदर पैसा बहते हैं, पैसा इसके अंदर से वही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं जो मार्केट को अच्छे तरीके से सीखता है। अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें, अगर वो अच्छे तरीके से मार्केट को सीख जाता है, इसके उतार चढ़ाव को अच्छे तरीके से पढ़ना जान लेता है, मार्केट के अंदर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल है, फंडामेंटल है, और टेक्निकल के अंदर प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर वो अच्छी तरीके से कोई सीख लेता है तो स्टॉक मार्केट से वो करोड़ों रुपए कमा सकता है और करोड़ों रुपए लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर दूसरी तरफ देखी जाए कि कोई बंदा अगर इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानता और मार्केट को वो सीखता भी नहीं है और सट्टेबाजी की तरह यहाँ आकर के पैसा लगा देते हैं, तो उसकी बहुत उम्मीद है कि जितना पैसा भी वो स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर के आएगा तो पूरे पैसे को डुबा देगा। तो मार्केट के अंदर कोई बंदा कितना पैसे कमा सकता है ये चीज़ डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि वो मार्केट को कितना अच्छे तरीके से सीखा है। जो जितना अच्छे तरीके से सीखेगा वो मार्केट के अंदर से उतना ही पैसे कमा सकता है और बना सकता है। उसके बाद 15वें नंबर पे सबसे अहम और ज़रूरी सवाल मैं इसको भी समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर कोई एक नया बंदा है और वो पहला दिन से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाना चाहता है लगा करके, तो आखिर उसको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे वो पैसे कमा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में बता दूं
कि हकीकत में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे से ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि आपको स्टॉक मार्केट कितनी आती है। अगर एक कोई नॉर्मल बंदा है और वो 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार के दरमियान से ही शुरू करता है और वो अच्छे तरीके से मार्केट को सीख चुका है, तो ये पैसे भी उसको करोड़ों रुपए कमाने के लिए काफ़ी है। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा 4 से 5 हज़ार रुपये लेकर के मार्केट के अंदर उतरता है तो इतने पैसे भी उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मार्केट को सीखा ही नहीं है और वो करोड़ों रुपए लेकर के मार्केट के अंदर आता है तो वो करोड़ों रुपए भी उसके डूब सकते हैं। तो मार्केट में कम पैसे लगाना है या ज़्यादा पैसे लगाना है, ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको मार्केट कितनी आती है। आपके पास अगर थोड़ा ही पैसे हैं और आपने मार्केट को अच्छे तरीके से पहले सीख लिया है तो फिर ये थोड़े पैसे भी आपको बहुत पैसे बनाने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जितने भी सवालात थे जो एक नए ट्रेडर के दिमाग में आ सकते थे, जिसने स्टॉक मार्केट को सिर्फ नाम सुना है, उसके बारे में जाना नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर सारे के सारे सवालात के जवाब आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है या फिर कोई नई चीज़ है जो आपको पूछनी है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको मार्केट को हकीकत में सीखना है और हकीकत में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें। इंशाअल्लाह इसके अंदर आपको बहुत ही वैल्यू वाली चीज़ सीखने को मिलेगी जो कि शायद दूसरी जगह सीखने को ना मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।